अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लाइव एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के टॉपिक गैसेस के। याद रहे पीएमसी के सिलेबस में एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से गैसेस, सॉलिड और लिक्विड ये तीनों टॉपिक जो हैं वो अलग अलग करके जो हैं वो बाकायदा एमडीके के एग्ज़ाम में उस रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में हम गैसेस से रिलेटेड कुछ बेसिक एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इन एमसीक्यू का लेवल जो है वो फिर हम मुश्किल करते जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी है वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में, लाइव कमेंट सेक्शन में वो स्टूडेंट अपना अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है और देखा जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम जो है वो कुछ बच्चे जो थे वो चित्राल से जो है वो हमारे इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे थे। तो बड़ी हैरत हो रही थी कि मैं यहाँ लाइव सेशन जो है वो कराची से कंडक्ट कर रहा हूँ और चित्राल में बैठकर हमारे स्टूडेंट जो है वो हमारे इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे थे। तो बड़ी खुशी हो रही थी मुझे, तो इसीलिए मैं अक्सर शहर का नाम इसीलिए पूछता हूँ। तो चले भाई, अब हम आज के इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। कंसीडरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, which of the following statement about particles of gas is not true? The particles, हमें कहा जा रहा है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। Which of the following statement about particles of gas is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गैस के पार्टिकल के हवाले से ट्रू नहीं है, यानी हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। द पार्टिकल्स आर, 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑर्डरली अरेंज्ड, बी में कहा जा रहा है रैंडमली मूविंग, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हैविंग वाइड स्पेसेस और डी में कहा जा रहा है कॉजिंग प्रेशर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं इस वक्त स्क्रीन पर और आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन किसका आता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना एक जो है वो आंसर सेलेक्ट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो नॉट करेक्ट की बात हो रही है, तो बहुत से बच्चों का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो नॉट ट्रू करके जो आंसर है ऑर्डरली अरेंज। तो आपको मालूम है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो रैंडमली अरेंज होते हैं। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो रैंडमली अरेंज होते हैं, ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। तो ये तो आंसर नहीं है। बी में कहा जा रहा है रैंडमली मूविंग, बिल्कुल सही है, रैंडम मूव करते हैं। वाइड स्पेसेस, बहुत ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉजिंग प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं जब आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तो प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। लिहाजा तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं और जो रॉन्ग स्टेटमेंट जो नॉट ट्रू वाला था वो ऑप्शन ए था। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। एज गैसेस कैन एडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर सो दे हैव, हमें कहा जा रहा है कि गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है ना वो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेता। गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी कंटेनर की शेप जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो दे हैव, इससे हमें क्या मालूम होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नो फिक्स शेप, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसकी फिक्स शेप है। सी में कहा जा रहा है डिफरेंट शेप, उसकी डिफरेंट शेप होती है। और डी में कहा जा रहा है उसकी डेफिनेट शेप होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का आंसर बहुत से बच्चों ने सेलेक्ट किया है और वो जो कि करेक्ट आंसर है नो फिक्स शेप। तो नो फिक्स शेप इज़ द करेक्ट आंसर। भाई गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर की शेप एडॉप्ट कर देती है, इसका मतलब गैस का जो है वो शेप फिक्स नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो मौजूद है वो है इफ़ अलाउड टू एक्सपेंड द गैसेस सडनली, हमें कहा जा रहा है इफ़ अलाउड टू एक्सपेंड, अगर गैस को एक्सपेंड होने के लिए अलाउ किया जाए द गैसेस सडनली, गैसेस सडनली क्या करेंगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हीट अप हो जाती हैं। बी में कहा जा रहा है मूव रैंडमली, रैंडमली मूव करेंगी। सी में कहा जा रहा है रिएक्ट। डी में कहा जा रहा है कूल डाउन। तो आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो 4 ऑप्शन हैं। इफ़ अलाउड टू एक्सपेंड, अगर गैस को अलाउ किया जाए तो गैसेस सडनली क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं किसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है।
तो ये फिजिक्स में भी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा काम आएगा। चैप्टर नंबर 11 हीट वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें भी ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी गैस को अलाउ करते हैं एक्सपेंशन के लिए, तो गैसेस का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? कूल डाउन। अब देखो भाई, इस एमसीक्यू का आंसर सिर्फ नहीं देखना, आपने इसको समझना है। भाई जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है, फैलती है, जब भी कोई गैस क्या होती है? एक्सपेंड होती है, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि गैस वर्क डन खुद कर रही है। भाई फैलती तो गैस खुद ब खुद है ना, लेकिन जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो वो हीटअप हो जाती है। हीटअप क्यों हो जाता है? कि कोई भी गैस खुद ब खुद कंप्रेस नहीं होती। कंप्रेस करने के लिए हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? गैस को कंप्रेस करने के लिए हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। तो हमने कहा इफ़ अलाउ टू एक्सपेंड, अगर अलाउ किया जाए किसी गैस को एक्सपेंड के लिए, द गैस इज सडनली क्या हो जाती है? वो कूल डाउन हो जाती है। और अगर एक्सपेंड की जगह अगर लिखा हुआ जाए कंप्रेस, तो कंप्रेस होते वक्त गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हीटअप हो जाता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो डी, कूल डाउन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोस्टुलेटेड इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस? इसमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोस्टुलेटेड इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मौजूद नहीं है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ स्टेटमेंट है ना, अब इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हिस्सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस हैव सेम साइज एंड सेम मास। बी में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स आर इन केओटिक मोशन। सी में कहा जा रहा है ऑल मॉलिक्यूलर कोलिजन आर इलास्टिक। डी में कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो आपके पास जो है वो चार ऑप्शन हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करना है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम साइज। ओके, किसी भी गैसेस के तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल की साइज और मास सेम नहीं होता, ऐसा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हमें सीधा सीधा आंसर तो मिल गया। अगले ऑप्शन में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स आर इन केओटिक मोशन। मॉलिक्यूल्स हैं वो केओटिक मोशन का मतलब बेतरतीब मोशन में, रैंडम मोशन में, बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है ऑल मॉलिक्यूलर कोलिजन आर इलास्टिक। तमाम मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल जो कोलिजन है वो क्या है? इलास्टिक है, बिल्कुल सही है। डी में कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, गैस के जो अपने मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूल्स का जो अपना अपना वॉल्यूम है वो क्या है? इनके फासले के मुकाबले में, डिस्टेंस के मुकाबले में क्या है? नेग्लिजिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस हैव सेम साइज एंड सेम मास। तमाम गैसेस का जो मॉलिक्यूल है, तमाम गैसेस के जो मॉलिक्यूल है, उन तमाम की साइज और उन तमाम का मास जो है वो सेम होता है। ऐसा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहीं भी, ऐसा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर गैस होती है, एक पर्टिकुलर गैस के तमाम मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके साइज और उसका मास जो है वो सेम होता है, लेकिन एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के मुकाबले में उसके साइज और उसका मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो हमें कहा नॉट पोस्टुलेटेड, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के मुताबिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैसेस। हमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के मुताबिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है एक पर्टिकुलर गैस का, वो हमेशा किसके बराबर होता है? ए में कहा जा रहा है होल नंबर, बी में कहा जा रहा है कांस्टेंट, सी में कहा जा रहा है फ्रैक्शन, डी में कहा जा रहा है मल्टीपल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास, गौर से सुनिएगा, इस एमसीक्यू का जो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? अ कांस्टेंट। क्या है? आंसर है अ कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी, अ कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टडी द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई कौन सा लॉ है जो बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को, और उस लॉ में टेम्परेचर जो रखा जाता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। उस लॉ में टेम्परेचर क्या रखा जाता है? उस लॉ को डिस्क्राइब करते वक्त टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है, और उस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, उस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है।
चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्राम्स लॉ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डाल्टन्स लॉ और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बॉयल्स लॉ। तो देखते हैं करेक्ट आंसर किसका कमेंट में सही आता है। शाबाश, बहुत से बच्चों का आंसर करेक्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, गौर से सुनिएगा, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन होता है और उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पी ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें कहा जा रहा है कि भाई टेम्परेचर को क्या रखा जाए, टेम्परेचर को रखा जाए कांस्टेंट और आप प्रेशर और वॉल्यूम, गौर से सुनिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसके दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा। तो मैं यहाँ आपको जो है वो ग्राफ बना के बताता हूँ। मैं यहाँ आपको ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आपको बताने की। इसमें कहा जा रहा है वॉल्यूम को आप वाई एक्सिस पे लो, प्रेशर को जो है वो आप क्या करो, प्रेशर को जो है वो आप एक्स एक्सिस पे रखो। देख लो भाई, सवाल है ना, प्रेशर को एक्स एक्सिस पे रखो और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे रखो। टेम्परेचर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो भाई, पहली कंडीशन वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर क्या था, कम। भाई प्रेशर कम रखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन अगर मैं प्रेशर के ग्राफ को आगे बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाता है गैस का। भाई देखो, पहले वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक था तो प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक था। प्रेशर कम मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। सेम इसी तरीके से अगर प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम अब क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो गया, प्रेशर यहाँ से यहाँ हो गया। मतलब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे, कर्व। ये बेसिकली बनता है ग्राफ। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, अ कर्व कॉल्ड आइसोथर्म। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व विद डिफरेंट पीक्स नहीं, स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, इसमें कहा जा रहा है अ कर्व कॉल्ड आइसोथर्म। तो ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ जो है वो क्या है, कर्व कॉल्ड आइसोथर्म। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, डी, अ कर्व कॉल्ड आइसोथर्म हमारे पास क्या है, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने, गौर से सुनिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द ग्राफ बिटवीन पी ऑन वाई एक्सिस एंड 1/v एट एक्स एक्सिस फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T। एट गिवन मास ऑफ एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सेट करूं क्योंकि लाइव सेशन में थोड़ा कैमरा हमें अक्सर तंग करता है। तो यहाँ बात करेंगे कि ग्राफ हमारे पास जो है वो P ऑन वाई एक्सिस, P को वाई एक्सिस पे रखें, 1/v को हम क्या करें, एक्स एक्सिस पे रखें, तो और टेम्परेचर जो है और एट टेम्परेचर T। अब वो ग्राफ कैसा बनेगा, चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। आ स्ट्रेट लाइन, बी में कहा जा रहा है कर्व अपवर्ड, सी में कहा जा रहा है कर्व डाउनवर्ड, डी में कहा जा रहा है सर्कुलर। तो हमें क्या करना है, इन चारों में से एक ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ आपको जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये ग्राफ जो है हमारे पास कैसा बनता है। प्रेशर को हमें क्या रखना है, वाई एक्सिस पे, और 1/v को हमें रखना है एक्स एक्सिस पे। तो ये ग्राफ हमेशा हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब देखो भाई, प्रेशर को मैंने यहाँ रखा वाई पे। अब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा 1/v भी क्या होता जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो v की वैल्यू कम होगी, v की वैल्यू अगर कम होती जाएगी तो 1/v की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि डिनोमिनेटर की, मैथ के रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ 1/2 और 1/4, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 1/2 और 1/4 दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। 1/2 और 1/4 में दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा वैल्यू है 1/2 की, 1/2 की। 1/4 का मतलब 1/4, 1/2 का मतलब हाफ। तो हाफ जो है वो 1/4 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ हमारे पास जैसे जैसे देखो, अब ये नंबर है ना 4 को मैंने 2 कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। इसी तरीके से 2 को अगर मैं 4 करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि प्रेशर और 1/v का
प्रेशर और 1/v का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं v की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और 1/v की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा, ये ग्राफ जो है वो इक्वल स्पीड के साथ क्या होता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 1/v की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लिहाजा ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है आ स्ट्रेट लाइन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, आ स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सा। देखो स्टार्ट में हम बेसिक एमसीक्यू करते जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए P/T इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है V/T इज कांस्टेंट, सी में कहा जा रहा है PV/T इज कांस्टेंट, और डी में कहा जा रहा है PV इज कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कौन सा ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है, A B C D चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। तकरीबन तमाम बच्चों का आंसर सही है, क्योंकि ये एमसीक्यू बहुत आसान था। V/T इज कांस्टेंट, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, V/T इज कांस्टेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर K इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल बाय रिलेशन। हमें कहा जा रहा है एब्सोल्यूट स्केल जो है ना टेम्परेचर की, उसे K से रिप्रेजेंट किया, इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल C बाय द रिलेशन। K और C के दरमियान हमें रिलेशन बताना है, और चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए C = 273 + K, बी में कहा जा रहा है C = 273 - K, सी में कहा जा रहा है C = K - 273, और डी में कहा जा रहा है C = 273/K। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं किस स्टूडेंट का आता है। तो ऑप्शन ए में देखो भाई, केल्विन की जो भी वैल्यू होगी उसमें से 273 माइनस कर दो तो सेल्सियस बन जाता। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि केल्विन की जो भी वैल्यू होती है, हमेशा ये बात याद रखना, केल्विन की जो भी वैल्यू होगी उसमें 273 माइनस कर दो, आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, आपके पास आंसर जो होगा वो सेल्सियस में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस इन सिस्टम इंटरनेशनल। प्रेशर सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब एसआई यूनिट, प्रेशर की एसआई यूनिट इनमें से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस इन सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है टोर। तो चार ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस इन सिस्टम इंटरनेशनल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैंने कहा ना आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो एमसीक्यू के लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे, मुश्किल करते जाएंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखो। एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कहा जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस है, उसका जो भी वॉल्यूम है कितने टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। शर्त है कि आप क्या करो, प्रेशर कांस्टेंट रखो, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को आप कांस्टेंट रखें। और हमें कहा जा रहा है कि एट विच टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को कितना बढ़ाएंगे कि उसका जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 के मुकाबले में इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, विल बिकम ट्वाइस, वॉल्यूम क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन के बताता हूँ। तो मैं यहाँ आपको पहले लिख दूँ, फिर मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूँ। अब देखो भाई, फॉर्मूला यही है ना, V1/T1। अब देखो इनिशियल वॉल्यूम जो भी है, फाइनल वॉल्यूम इसके मुकाबले में डबल होना चाहिए, 2V डबल कह रहा है ना। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 273 प्लस करूँगा ना, तो ये 273 हो गया। फाइनल टेम्परेचर मुझे चाहिए, V से क्या हो गया कैंसिल, 273 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ चले जाएगा, T2 हो गया 273 × 2। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 546 केल्विन। क्योंकि ये वाली वैल्यू केल्विन में रखी तो आंसर भी क्या आएगा, केल्विन में। तो करेक्ट आंसर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो C 546 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 546 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो मौजूद है, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अगर हम डबल कर दें एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल, हमें कहा जा रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डबल कर दें और हमें कहा जा रहा है प्रेशर को हम कर देते हैं हाफ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल, गैस के पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिमेन अनचेंज, गैस अनचेंज रहेगी। बी में कहा जा रहा है इंक्रीज 4 टाइम, गैस 4 गुना बढ़ जाएगी। सी में कहा जा रहा है रिड्यूस टू 1/4 हो जाएगी और डी में कहा जा रहा है बी डबल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो किस स्टूडेंट का आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तमाम बच्चे अपना अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखा करें ताकि आपको कंफर्मेशन होती जाए कि आपके कितने आंसर जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भाई देखो, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डबल, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल किया, वॉल्यूम भी डबल हो गया, डबल हो गया। प्रेशर इफ रिड्यूस टू 1/2, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। द प्रेशर इफ रिड्यूस टू 1/2, प्रेशर जो है वो आधा हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मजीद डबल हो जाएगा। प्रेशर अगर आधा होगा, भाई प्रेशर कम करोगे तो गैस फैल जाएगी ना, ये बात तो तय है। भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल किया, गैस का वॉल्यूम डबल हो गया। प्रेशर आपने हाफ किया, गैस का वॉल्यूम मजीद डबल हो गया, क्योंकि कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का है बी, इंक्रीज 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हमने गैसेस के आज के इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद गैसेस के ही एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके लेवल को हम मुश्किल से मुश्किल करता जाएंगे। तो उन तमाम सेशन में अपनी पार्टिसिपेशन को जो है वो यकीनी बनाएं, यकीन करें आपकी डेली पार्टिसिपेशन। देखो मेहनत जो होती है ना, कतरा कतरा करके मेहनत जो होती है वो आपको बहुत काबिल बनाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो बच्चा 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने को तैयार हो जाएगा और वो किसी भी तरीके से इस कोशिश में होगा कि वो काबिल ना बने, बस नंबर आ जाए। याद रखना, जो अच्छे नंबर लाने वाले हैं, अच्छे टॉपर्स होते हैं, वो पूरा साल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा दिन किताबों में जाओ, नहीं, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो साल भर में आपकी प्रैक्टिस इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी कि आपसे कोई कम्पीट कर ही नहीं सकेगा। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो पिछले 3 सालों में हमने जो जो लेक्चर्स लिए, जितने एमसीक्यू हमने समझाए, वो तमाम एमसीक्यू वो क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है। तो रजिस्टर्ड ग्रुप में इतने सारे एमसीक्यू हैं कि उन सारे एमसीक्यू कोई फिजिकल क्लासेस में 50-50 हज़ार लेने वाले इंस्टीट्यूट भी आपको इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, जितनी प्रैक्टिस जो है वो बाकायदा आपकी जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप में इंशाल्लाह आपकी होगी। हर वीक बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ करेगा, रोज़ाना लाइव सेशन जो आप अटेंड करते हैं वो भी कर सकेंगे। तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस इतनी होगी कि अगले साल तक आपकी एक्सपर्टीज़ का मुकाबला कोई आम बच्चा नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए अभी से मेहनत आपने शुरू करनी है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।